हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्नालय में। और ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है और जो इंटीग्रल कैलकुलस है, पहला वीडियो इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर है। ये आपको बीएससी में भी देखने को मिलेगा और बीसीए में भी देखने को मिलेगा और बीटेक में भी देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ध्यान से देखिएगा। सिर्फ बहुत ही कम टाइम में 10 मिनट के अंदर अंदर हम लोग पूरा इंटीग्रल कैलकुलस नहीं, इंटीग्रल कैलकुलस का एक छोटा सा पार्ट चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चेंज ऑफ ऑर्डर की सबसे पहले ज़रूरत क्यों पड़ती है? पहले तो कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में बोल दिया जाए कि कोई इंटीग्रेशन दे दिया जाएगा। और चेंज ऑफ ऑर्डर में हमेशा आप लोग याद रखिएगा, डबल इंटीग्रेशन, ये मल्टीपल इंटीग्रेशन का पार्ट है। आप लोगों ने 12th तक सिंगल इंटीग्रेशन से पढ़ा होगा, तो ये मल्टीपल इंटीग्रेशन है, 3 के लिए भी होता है। तो लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो सिर्फ 2 तक के लिए है, तो हम लोग डबल इंटीग्रेशन में चेंज ऑफ ऑर्डर। अब चेंज ऑफ ऑर्डर क्या है? एक इसमें लिमिट जो लगी होगी ये डेफिनेट इंटीग्रल जैसा है, जिसमें एक लिमिट एक्स की होगी समथिंग और एक लिमिट होगी वाई की। और यहाँ पर कोई फंक्शन होगा, वो एफ एक्स वाई का भी हो सकता है, मतलब उसमें एक्स वाई दोनों टर्म भी हो सकते हैं, केवल एक्स के भी हो सकते हैं, केवल वाई के भी हो सकते हैं, डी एक्स डी वाई। तो कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट सॉल्व हो रहे होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन होंगे जो बिना उसका ऑर्डर चेंज किए हुए सॉल्व नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पे ऑर्डर चेंज का मतलब क्या है? डी एक्स पहले लिखा हुआ है ना, तो डी एक्स वाले का इंटीग्रेशन मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स के इंटीग्रेशन हमें पहले करना है और विद रिस्पेक्ट टू वाई के इंटीग्रेशन हमें बाद में करना है। तो कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें हम लोग पहले अगर एक्स का करने जाएंगे तो हम कर ही नहीं पाएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा या सीधी सा बात हो ही नहीं पाएगा। तो पहले तो हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर करते कैसे हैं वो देख लेते हैं। तो आप जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है डबल इंटीग्रेशन का एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, तो अब हमें क्या करना है? चेंज ऑफ ऑर्डर का सीधा सीधा मतलब है हमें डी एक्स डी वाई को रिप्लेस करना है डी वाई डी एक्स के साथ। तो यहाँ पे कुछ लिमिट पहले एक्स की लिखी होगी, मान लीजिए एक्स बराबर 0 टू ए और वाई बराबर ए टू बी। तो जब हम लोग ऑर्डर चेंज करेंगे तो सिर्फ ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि आप लोग अगर सोच रहे हो कि फिर बस हम लोग ये कर देंगे, यहाँ पे वाई की लिमिट कर देंगे ए से बी और यहाँ एक्स की लिमिट कर देंगे 0 से ए और यहाँ डी वाई डी एक्स कर देंगे। तो ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं तो कैसा होता है, अगर ऐसा नहीं होता तो कैसा होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी इंटीग्रेशन है तो उसका जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए एक्स बराबर, कोई एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 2a और 0 टू ए, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई। तो अब यहाँ से साफ पता चल रहा है कौन सी लिमिट किसकी है। यहाँ जब ये x इसमें लिखा है तो यानी ये इसके सामने क्या रहा होगा? इसके सामने क्या रहा होगा? इसके सामने ऑब्वियसली y रहा होगा, तो यानी ये y की लिमिट है और ये वाली x की लिमिट है। ये किसकी लिमिट है? ये y की है और ये x की है। अब यहाँ पे चाहे जैसे लिखा हुआ है, हमें बस क्या पता चल गया कि ये वाली जो लिमिट है, मतलब हम लोग जब x को इंटीग्रेट करें, पहले dx का इंटीग्रेशन होना है, बाद में dy का। तो आप लोग खुद ही देखो, अगर हम लोग पहले dx का इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो एक कांस्टेंट टर्म आएगा और उसके बाद फिर हम लोग dy का करेंगे, फिर से वो x आ जाएगा, तो वेरिएबल आएगा। हमें तो कांस्टेंट चाहिए ना, इसीलिए इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब चेंज ऑफ ऑर्डर होगा कैसे, चलिए देखते हैं। हमें कर्व मिल चुके हैं। कर्व क्या है? y इक्वल टू, जो लिमिट है, लिमिट ही हमें कर्व प्रोवाइड करती है। तो एक कर्व था ये, सॉरी, दूसरा कर्व था y इक्वल टू एक्स प्लस 2a, तीसरा कर्व था x इक्वल टू 0 और चौथा कर्व था x इक्वल टू a। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसका ग्राफ बनाना है, उसकी मदद से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ग्राफ कैसे बनेगा, यहीं पे बना देते हैं। ग्राफ देख लेते हैं हम लोग, ग्राफ कैसे बनेगा। ये लो, ये कौन सा ग्राफ है? ये बच्चे को पता है, इसको हम लोग इधर कर लेंगे शिफ्ट, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इस टर्म में आ जाएगा। और ये किसका ग्राफ है? हम लोग 11-12 में पढ़ चुके हैं, ये सर्कल की इक्वेशन है। ये सर्कल की इक्वेशन, तो सर्कल वो भी ओरिजिन सेंटर्ड। तो ओरिजिन सेंटर्ड जब ये सर्कल है तो ये आ गया कुछ हम लोगों का सर्कल, ओरिजिन सेंटर्ड सर्कल आ गया। ठीक है, मैंने इसका ग्राफ ब्लू से बना दिया। अब इसके बाद दूसरा ग्राफ किसका हो जाएगा? वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 है। तो ये एक लाइन है, ये आप लोग अच्छे से बनाना जानते ही होंगे कि ये लाइन कैसे बनेगी। तो ये लाइन कुछ ऐसे आएगी, आप लोग बना कर देख लेना। ये लाइन कुछ यहाँ से आएगी। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन, ये ठीक है। और अब इसके बाद x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 हम लोगों को पता है कौन से, वाई एक्सिस को ही हम लोग x इक्वल टू 0 बोलते हैं। तो ये तो यही हो गया है, y इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके बाद एक लाइन और आ गई है हम लोगों की, कौन सी? x इक्वल टू a। तो अब ये रेडियस कितनी थी? इसकी भी रेडियस सर्कल की a थी ना, तो इसको ये टच करके जाएगा। तो अब हमें बस जो हमारी लिमिट थी उसी से हमें रीजन पता चल जाएगा। क्या रीजन पता चल जाएगा? कौन सा रीजन में सब कुछ बनना है। तो ये जो हमारे कर्व है उसी देख के पता चल जाएगा। जितने कर्व हैं इन सबको जो हम लोग का रीजन है वो टच करना चाहिए। एक तो ये तरीका होता है देखने का। तो चलिए देख लें, x इक्वल टू मतलब सर्कल को भी टच करें और ये x इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2a लाइन को भी टच करें, x इक्वल टू 0 को भी टच करें और x इक्वल टू a को भी टच करें। तो ऐसा रीजन तो सिर्फ यही है ना, हम लोगों को रीजन मिल गया है। अब रीजन मिल गया है
तो अब हम लोगों को चेंज ऑफ ऑर्डर करने के लिए क्या डालना पड़ता है, स्ट्रिप डालना पड़ता है। अब स्ट्रिप किसके पैरेलल डलेगी, स्ट्रिप जो होती है वो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल डलती है या तो वाई एक्सिस के पैरेलल डलती है। अब ये कैसे पता करेंगे किसके पैरेलल डालना है, तो जो भी दिया हुआ है, जो भी वेरिएबल दिया हुआ है उसी के पैरेलल डाल देते हैं। यहाँ पे देखो एक्स के पैरेलल, मतलब ये यहाँ पे वेरिएबल क्या दिया हुआ था, एक्स दिया हुआ था, तो इसी के पैरेलल हम लोग स्ट्रिप डाल देंगे एक्स एक्सिस। अब देखना स्ट्रिप ध्यान से देखना आप लोग कहाँ पे स्ट्रिप पड़ेगी। तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो स्ट्रिप हमेशा दो ही कर्व के बीच में चलेगी, जैसे ही कर्व चेंज होगा हमें नई स्ट्रिप डालनी पड़ेगी। तो एक स्ट्रिप तो यहाँ पे पड़ेगी ये सर्कल से एक्स इक्वल टू ए लाइन पे, और दूसरी स्ट्रिप पड़ेगी एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू ए लाइन पे, और तीसरी स्ट्रिप पड़ेगी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2a से एक्स इक्वल टू ए लाइन पे। तो इसकी 3 स्ट्रिप बनेंगी। तो ये जो हम लोगों का इंटीग्रेशन था वो 3 पार्ट में टूट जाएगा। वो 3 पार्ट कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। बस चेंज ऑफ ऑर्डर हो चुका है। पहला हम लोगों का क्या आ जाएगा, सबसे नीचे वाला रीजन कहाँ से कहाँ तक गया है, इस सर्कल से लाइन तक। तो सर्कल किसकी इक्वेशन दे रहा है, पहले वो y इक्वल टू समथिंग में थी, अब हम लोग अब हम लोगों ने चेंज ऑफ ऑर्डर कर दिया तो x इक्वल टू समथिंग में आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी, x इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। दूसरी फिर वो किसे टच कर रही है, x इक्वल टू ए लाइन को टच कर रही है, तो यहाँ पे a आ जाएगा। और जो रीजन है, रीजन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y कहाँ से, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है बताओ आप लोग, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, और इस जगह पे y की वैल्यू क्या है, a है। तो बस 0 से a, ठीक है, dy dx हम लोगों का चेंज ऑफ ऑर्डर हो चुका है। लेकिन अभी भी इसमें 3 रीजन में टूटा हुआ है, तो हमें तीसरा रीजन भी देखना होगा। प्लस अब ये दूसरा रीजन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक जा रहा है। तो दूसरा वाला इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a, और y के लिए क्या है, y के लिए है, y यहाँ से अब देखा जाएगा यहाँ से इस जगह तक। तो यहाँ पे कितनी है वैल्यू a, और यहाँ पे हम लोग वैल्यू इसमें पुट करके चेक कर लेंगे तो क्या आएगी 2 है। तो a से लेके 2 है। और तीसरा रीजन क्या आ जाएगा, प्लस, अभी उसमें 3 रीजन, एक और था ना रीजन, तो तीसरा रीजन क्या आ जाएगा हम लोगों का 2a से लेके ऊपर, और ऊपर कहाँ है, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन हम लोग निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 3a आ जाएगा। तो y की एक और लिमिट हम लोगों को पता चल गई 2a से 3a। और x कहाँ से कहाँ जा रहा है, अब x जा रहा है x बराबर y इक्वल टू 2a। ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, अब इसमें इंटरचेंज करके तो पता चल जाएगा, x की इक्वेशन यहाँ से पता कर लेंगे हम लोग, तो आ जाएगी y माइनस का 2a से लेके x इक्वल टू a लाइन को टच कर रहा था। तो हम लोगों का चेंज ऑफ ऑर्डर हो चुका है। अब हो सकता है कि आपको ऐसे ज़्यादा ना समझ में आया हो, तो हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा है लेट डी बी, डी बस वही रीजन की बात करी गई है, वहाँ पे हम लोगों को इक्वेशन दी गई थी। यहाँ पे हमें कर्व भी खुद ही फाइंड करने हैं, और उसके बाद पहले ग्राफ प्लॉट करना है, उसके बाद यहाँ डी वाई डी एक्स से हो जाएगा या डी एक्स डी वाई से हो जाएगा, वो हमें देखना पड़ेगा। तो आप लोग खुद ही देखो कि डी एक्स डी वाई, अगर हम लोग एक्स पहले इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा, और वाई का बाद में करेंगे तो, और वाई का पहले करेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो हमें एक्स का ही करना है, तो हमें उसी हिसाब से जब हमें एक्स के, तो अभी हम लोग देखेंगे स्टेप, पहले तो ग्राफ बना लेते हैं। इसमें ग्राफ कौन कौन से दिए गए हैं पहले वो देख लें। इसमें एक लाइन दी गई है 2y इक्वल टू पाई, एक लाइन दी गई है, कॉमा y इक्वल टू x एक लाइन दी गई है। इसके अलावा कुछ दिया गया है, और y एक्सेस का मतलब क्या होता है, x बराबर का 0। तो 3 ये ग्राफ दिए गए। अब इन्हीं को हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, ये प्लॉटिंग कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या 2y इक्वल टू पाई, 2y इक्वल टू पाई यानी y इक्वल टू पाई बाई 2, y इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन कहाँ पे होगी, यहाँ कहीं पे ये हो गई y इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन, ठीक है। और इसके बाद y इक्वल टू एक्स, बच्चों को पता है ऐसी लाइन खिंच जाती है। अब इसका ये इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोगों को फाइंड कर लेना होगा। ये भी क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन, यहाँ पे y की वैल्यू पाई बाई 2 है तो x की वैल्यू भी पाई बाई 2, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2, पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2 आ जाएगा ये पॉइंट हम लोगों का। अब देखो हम लोगों का रीजन क्या आ गया, जिसमें तीनों चीज़ें आ रही हैं, तीनों चीज़ें इस रीजन में आ रही हैं, यही ट्रायंगुलर रीजन वो हो गया। तो अब देखो हम लोगों को देखना है हमें x का इंटीग्रेशन पहले करना है। अगर हम लोग y का कर देंगे तो ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। क्या आप लोग cos y अपॉन y को इंटीग्रेट कर पाओगे, नहीं ना। क्या आप लोग cos y अपॉन y को इंटीग्रेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो हमें किसके पैरेलल स्टेप डालनी चाहिए, किस एक्सिस के पैरेलल हम लोग स्टेप डालें। अगर हम लोग y के पैरेलल डाल देंगे तो पहले y का इंटीग्रेशन होगा, इसलिए हम लोग किसके पैरेलल डालेंगे स्टेप, हम लोग x एक्सिस के पैरेलल स्टेप डाल देंगे। स्टेप डालने का मतलब होता है हमें लिमिट फाइंड करना है, मेन मोटिव भी होता है। और ये जो रीजन होता है, रीजन हमेशा कांस्टेंट लिमिट देता है, और स्ट्रिप हमेशा वेरिएबल कब, जब जो कर्व है वो भी अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल लिमिट प्रोवाइड करता है। तो स्ट्रिप की मदद से हम लोग स्ट्रिप किसके पैरेलल पढ़ी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल पढ़ी है, तो हमें वो एक्स की लिमिट देगा। तो अब हम लोग इंटीग्रेशन फॉर्म में इसको चेंज कर देते हैं। एक्स एक्सिस
एक्स के पैरेलल हम लोगों ने डाला तो एक्स अंदर, एक्स बराबर पहले ये स्ट्रिप किसको टच कर रही है, एक्स बराबर 0 लाइन को टच कर रही है स्ट्रिप, और बाद में किसको टच कर रही है, वाई इक्वल टू एक्स लाइन, यानी एक्स इक्वल टू वाई लाइन को टच कर रही है। और रीजन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, रीजन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, रीजन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो ऊपर जाने में कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वाई एक्सिस में जो ऊपर की तरफ गया हुआ है रीजन, तो वाई बराबर 0 से वाई बराबर π/2 तक हम लोगों का रीजन गया हुआ है। और कॉस वाई अपॉन वाई डी एक्स डी वाई। अब बस अब इसमें कह दो ये y है, x है, तो ये जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y वाले सभी चीज़ें कांस्टेंट के रूप में, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होते हैं। तो जब ये कांस्टेंट है तो जब हम लोग x के साथ कुछ नहीं है, जब यहाँ पे खाली होता है dx लिखा होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, x प्लस सी, है ना, x प्लस सी आता है। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं साथ में, और ये मान लीजिए कोई कांस्टेंट दिया होता 2dx लिखा होता, तो क्या आ जाता 2x प्लस सी, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे, जब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, cos y प्लस सी, cos y अपॉन वाई कांस्टेंट है, तो बस अब हम लोगों का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, सबसे पहला इंटीग्रेशन ये y वाला तो ऐसे ही रहेगा, x वाला इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x ये, और x कहाँ से कहाँ तक, 0 से y तक, और ये cos y अपॉन वाई एज इट इज़ रहेगा, और dy। ओके, अब हम लोग नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे 0 से π/2, ये देख लें x 0 से y तक है, तो यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा, y माइनस का 0, y माइनस का 0 यानी y, मैंने डायरेक्ट y लिख दिया, और cos y अपॉन y साथ में था dy। अब ये आसान हो गया है, y से y कट हो जाएगा, आगे क्या बचा है, 0 से लेके π/2 cos y dy। अब मेरे हिसाब से ये तो सभी को आता होगा, cos y का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin y, और लिमिट क्या आ जाएगी, 0 से π/2, sin π/2 की वैल्यू 1 और sin 0 की वैल्यू 0। तो हम लोगों का आंसर आ गया। तो उम्मीद है आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, चेंज ऑफ ऑर्डर। ये इसी टाइप के सभी सवाल आएंगे, आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इसके और भी सारे क्वेश्चन डाल दूंगा। अगला लेक्चर होगा चेंज ऑफ वेरिएबल। थैंक यू।